अगर आपने इस बार डीएलएड यानी बीटीसी में एडमिशन लिया है, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं, तो आज की ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर परीक्षाओं के दृष्टिगत अपने चैनल पर जो फ्री क्लासेस की सीरीज चल रही है, उसमें वर्तमान में हम लोग साइंस यानी विज्ञान विषय को कंप्लीट कर रहे हैं। 9 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज 10वीं क्लास हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। आपको बता दूं, ये क्लासेस बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर अपडेटेड कंटेंट के साथ हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। इन क्लासेस को करने के बाद आपको अन्य कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके हैंड रिटन नोट्स कहाँ मिलेंगे, ये आगे आपको क्लास में पता चलेगा। तो आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज का टॉपिक जो है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर पिछले वर्ष जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन बनता है सजीव वस्तुएं किसे कहते हैं, या इसी को पूछा जा सकता है कि सजीव वस्तुओं के बारे में स्पष्ट रूप से समझाएं, या सजीव वस्तु किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा उदाहरण के साथ लिखें। तो चलिए हम लोग इसको देखेंगे। तो सजीव जो है वो कुछ अद्वितीय तथा विशिष्ट अभिलक्षण दर्शाते हैं जो इनको अन्य निर्जीव वस्तुओं से पहचानने तथा विभेदित करने में सहायता करते हैं। वृद्धि, जनन तथा संवेदनशीलता जो है वो सजीवों के अभिलक्षण है। अब कहने का मतलब ये कि जो सजीव वस्तुएं होती हैं वो अन्य से भिन्न होती हैं, अद्वितीय होती हैं। जैसे सजीव वस्तुओं में आपका कौन आ जाता है, आपके जीव आ जाते हैं, अर्थात मनुष्य आ जाता है। अब मनुष्यों के कुछ अद्वितीय विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं कि ये अपने आप चल सकते हैं, अपने आप खा सकते हैं, और इनमें सबसे बड़ी बात क्या है कि समय के साथ साथ वृद्धि होती है। जैसे पेड़ पौधे भी आपके सजीव होते हैं, जीव जंतु भी सजीव होते हैं। तो इनका क्या होता है, बीज के माध्यम से पूरा का पूरा क्या होता है, जनन प्रक्रिया के द्वारा इनमें वृद्धि होती रहती है और विकास भी होता रहता है। जो सजीव होते हैं स्पेशली मनुष्य वगैरह, इनमें जनन की प्रक्रिया होती है। जनन की प्रक्रिया के माध्यम से सजीवों की संख्या जो है वो बढ़ती जाती है, और इनमें संवेदनशीलता होती है, मतलब चीजों को पहचानने की, परखने की, ये सारी की सारी एबिलिटी जो है वो सजीव में पाई जाती है। कहने का मतलब ये कि सजीव जो होते हैं वो अन्य निर्जीव वस्तुओं से कुछ भिन्न लक्षण जो है वो प्रदर्शित करते हैं। सजीव वस्तुएं जीवन धारण करती हैं। सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि सजीवों में जीवन होता है, और जीवन क्रियाएं प्रक्रियाशीलता के साथ साथ जो है वो चलती हैं। एक इनमें नियमित वृद्धि होती है। जैसे सबसे पहले किसका होता है, जो नवजात शिशु होता है, शिशु के बाद वो बच्चा अर्थात उसका बचपन में होता है, बालक बनता है, बालक के बाद वो कहाँ जाता है, युवावस्था में जाता है, और युवावस्था के बाद वृद्धावस्था में जाता है। मतलब ये पूरी की पूरी एक साइकिल जो है वो आपकी बन जाती है प्रक्रिया के माध्यम से। इसके उदाहरण अगर आप बात करोगे तो पौधे हैं, पशु हैं, मनुष्य हैं, या अन्य कीट वगैरह भी सजीवों की परिभाषा में जो है आप इनको सम्मिलित कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आना जो है वो तय है। अब सबसे मुख्य बात हम लोग बात करेंगे सजीवों के प्रमुख लक्षण कौन से हैं। तो अगर ये पेपर में आपका सवाल आता है तो इनमें से आप 5 लिखाइएगा, आपको 1 नंबर जो है वो पूरा मिल जाएगा, और 1 नंबर का ही आता है। सबसे पहला इसका लक्षण होता है श्वसन। जो सजीव होते हैं ये श्वसन करते हैं, मतलब ये ऑक्सीजन जो है वो ग्रहण करते हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पर पोषण। इनको क्या होती है, अपने जो है शारीरिक रूप से वृद्धि करने के लिए या मानसिक वृद्धि के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, अर्थात न्यूट्रिएंट, मतलब इनको भोजन की आवश्यकता होती है। तीसरे नंबर पर इनमें वृद्धि जो है वो आवश्यक होती है। चौथे नंबर पर इनमें गति होती है, मतलब ये अपने कार्य को अपने माध्यम से कर सकते हैं, और इनमें उत्सर्जन क्षमता भी जो है वो पाई जाती है। छठा सबसे महत्वपूर्ण है, इनमें प्रजनन होता है। प्रजनन के माध्यम से इनका क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी विकास होता है, और इनमें जीवन चक्र होता है। कहने का मतलब ये जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले शिशु का जन्म हुआ, शिशु क्या बना, बालक बना, बालक से वो किशोर बना, किशोर से वो कहां गया, युवावस्था में गया, युवावस्था से वो कहां गया, वृद्धावस्था में गया, और उसके बाद क्या हुआ, वो भगवान को प्यारा हो गया। मतलब पूरी की पूरा एक जीवन चक्र हुआ, और उसके बाद फिर से वो कहां बन के आया, नवजात शिशु जो है
वो बन के आता है। उसके बाद इनका शारीरिक संगठन होता है। जैसे जो जीव हैं वो अपने एक रूप में दिखते हैं, इसमें जैसे आदमी है वो अपने रूप में दिखेंगे, औरतें जो हैं उनकी शारीरिक संगठन अलग है, कुत्ते हैं उनका शारीरिक संगठन अलग है, बिल्लियां हैं उनका शारीरिक संगठन अलग है। मतलब अलग अलग जीवों का अलग अलग शारीरिक संगठन होता है और प्रक्रिया दर प्रक्रिया ये आपका बढ़ता रहता है। इनका निश्चित आकार और एक माप होती है। जैसे एक जो आपका जैसे आदमी है या औरत है, जो आपका एक जीव है, मनुष्य है, तो उसकी लंबाई अधिकतम कितनी हो सकती है? आप मान लीजिए बहुत हो जाएगी तो 6 फीट के आसपास हो जाएगी। कुछ एक दो एक्सेप्शन होते हैं जो 6.5 7 के आसपास दिखेंगे, वरना औसतन जो लंबाई है वो 5 से 6 फीट के आसपास ही होती है। मतलब बहुत ज्यादा भी हो जाए तो 4 से छोटा देखने को रेयर मिलेंगे, 7 से लंबे देखने को रेयर मिलेंगे। मतलब एक निश्चित आकार और एक माप होता है और इनकी कोशिकीय संरचना होती है। मतलब सेल्स के माध्यम से इनका पूरा का पूरा शारीरिक विकास होता है। तो अगर ये पेपर में आ जाए तो आप एक आदमी को अपने सामने रख लें। अब क्या है, वो आदमी क्या ले रहा है? सांस ले रहा है। खाता क्या है? भोजन खाता है। वो पहले बच्चा था, फिर बड़ा हुआ तो उसमें वृद्धि भी हुई। वो चल सकता है तो उसमें गति भी है। वो मलमूत्र करता है तो वो उत्सर्जन भी करता है। उसके बच्चे भी हुए, जैसे आदमी औरत के माध्यम से बच्चे हुए प्रजनन के द्वारा, तो वो प्रजनन भी करता है। जीवन चक्र भी है, आज बच्चा है कल बूढ़ा होगा, बूढ़े के बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर बच्चे का जन्म होगा। प्लस उसका एक शारीरिक संगठन है। उसके बाद उसका एक निश्चित आकार है जिसके माध्यम से आप बता पा रहे हो कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये आदमी है, ये औरत है, ये बच्चा है। और उसकी कोशिकीय संरचना है। कोशिकीय संरचना के माध्यम से ही उसका शारीरिक रूप से विकास होता रहा है और वो एक पूरे शरीर को जो है वो पा रहा है। उम्मीद है ये भी सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई मेरे। अगर 2-3 बार आप एक क्लास ले लो ना तो आपको अन्य कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ईयरफोन लगा के अच्छे से सुन लिया करो। बाकी मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, सीडीपी की टोटल मैंने 18 क्लास दी है, जिसमें केवल 12 जो है वो थ्योरिकल क्लासेज है, 8 ऑब्जेक्टिव क्लासेज हैं। इनको देख लेना ना, सीडीपी कंप्लीट हो जानी। इसके पीछे साइंस में अगर बात करोगे 9 क्लास दे चुका हूं मैं पीछे, और ये सारी की सारी अभी जीव विज्ञान की क्लासेस चल रही हैं। उम्मीद है आज की क्लास के बाद एक और क्लास होगी जीव विज्ञान की, उसके बाद जीव विज्ञान की क्लास खत्म हो जाएंगी और हम लोग फिर आ जाएंगे कहां पर? भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की तरफ। तो इन क्लासेस को भी देख लेना, ये भी आपकी टेंशन दूर। पेपर से पहले सारी क्लासेस आपकी आ जानी है। तो आप इस चैनल से बस जुड़े रहो और इस वीडियोज को जो है वो शेयर करते रहो। अगला टॉपिक महत्वपूर्ण है, विज्ञान जो है वो दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण देन है। मतलब दैनिक जीवन में विज्ञान का अधिकतम प्रयोग है, इसको आपको जो है वो समझाना है। अब देखिए, जो आपकी आधुनिक जीवन आपका है ये पूरा का पूरा विज्ञान पर डिपेंड हो चुका है। चाहे वो आप टीवी देख रहे हैं, चाहे आप अपने दफ्तर बाइक से जा रहे हैं, चाहे वो आप क्लास के अंदर जो आपका स्मार्ट बोर्ड है उस पर पढ़ा रहे हैं, या आप मोबाइल फोन से बातें कर रहे हैं, या आप ऑपरेशन करवा रहे हैं, तो ये सारा का सारा जो है वो विज्ञान की देन है। बस इसको आपको अपनी भाषा में समझाना है। तो आप देख सकते हैं हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान की वजह से जो है वो अनेक परिवर्तन आए हैं। कृषि कार्य जो है वो शीघ्र हो जाए, इसके लिए ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर आदि विज्ञान की देन है। पहले क्या होता था, बैलगाड़ी के माध्यम से जुताई वगैरह होती थी, सरावन वगैरह लगाई जाती थी, फिर वो धीरे धीरे एक प्रक्रियाबद्ध एक लंबी प्रक्रिया होती थी। इससे कृषि में उपज कम होती थी, मेहनत ज्यादा लगती थी। लेकिन अब क्या हो गया है, अब ट्रैक्टर के माध्यम से आप कृषि कार्य बहुत जल्दी जो है वो कर पा रहे हैं। थ्रेसर आपका जो धान वगैरह उनके बहुत जल्दी से गेहूं वगैरह की सफाई कर दे रहा है। हार्वेस्टर के माध्यम से आप अन्य कार्य, कटाई वगैरह भी बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। मतलब जो काम लेबर पहले 20-20 लग करके 10-10 दिनों में होता था, वो आज एक मशीन के द्वारा आप 1 से आधे दिन में काम कर पा रहे हैं। घर बैठे देश विदेश की आप जानकारी ले रहे हैं, जो न्यूज चैनल है उनके माध्यम से। मनोरंजन का साधन आपका टेलीविजन है, टेलीविजन के साथ साथ अब मोबाइल भी आपका मनोरंजन का प्रमुख साधन हो गया है। गैसीय ईंधन द्वारा आप जो है वो शीघ्र खाना भी पका सकते हैं। पहले चूल्हे के माध्यम से लंबे समय तक लकड़ियों को जला करके खाना बनाया जाता था, फिर बर्तन भी जो है वो काले हो जाते थे, उनको धुलने में भी समय लगता था। लेकिन अब गैसीय ईंधन है, उससे क्या है, आप लोग खाना जल्दी से बना ले रहे हो और बर्तन भी इतने आपके गंदे नहीं हो रहे, उनको भी सफाई करने में आसानी है। वो बात अलग है कि जो विज्ञान की आपकी ये देन है, ये पर्यावरण को बहुत ज्यादा प्रदूषित कर रही है। मोबाइल द्वारा देश विदेश में कहीं भी बैठ के आप क्षण भर में बात कर सकते हैं। यातायात के विभिन्न साधन जैसे बस हुआ, कार हुआ, ट्रेन हुआ, आप कम समय में लंबी यात्रा कर सकते हो। जबकि जो पहले का समय था, आप लोग भी अपने अगर दादा वगैरह से बात करते हो आपको पता चलता होगा, पहले वो लोग पैदल ही जाते थे, चाहे जितनी लंबी की दूरी होती थी। साइकिल का आविष्कार भी अगर आप बात करोगे तो 1960-65 के आसपास ही ये अपने भारत में जो है चलन में आई है। मुख्य रूप से पैदल जाना ना रहता था या बैलगाड़ी के माध्यम से
लोग है जाते थे। विज्ञान की खोजों के द्वारा ही यातायात, संचार तथा अन्य प्रकार के साधनों का जो है वो विकास संभव हो पाया है। मतलब विज्ञान जो है वो आज आधुनिक जीवन में प्रमुख देन है। विज्ञान के माध्यम से ही आदमी जो है वो इतना ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है, कम समय में वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो कर पा रहा है। तो उम्मीद है ये भी प्रश्न आप बहुत अच्छे से लिख लोगे, क्योंकि जो आपका 2 नंबर का पेपर क्वेश्चन आता है उसमें आपको तकरीबन 60 वर्ड के आसपास मैटर लिखना होता है। 1 नंबर का जो प्रश्न आता है उसमें 30 वर्ड के आसपास आपको मैटर लिखना होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको टिक ही लगाने होते हैं, तो इतना मैटर आपके लिए सफिशिएंट हो जाता है, आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। अब बात हो गई उपयोग की, हमारी तरह किस तरह उपयोगी है। अब हम लोग बात करेंगे, ये सवाल पिछले साल मतलब 2000 जो आपका 21 था उसमें पेपर में ये पूछा गया था कि विज्ञान के दुरुपयोग बताएं। इसके पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है जो कि डीएलएड बीटीसी क्लासेज और एग्जाम अपडेट को लेकर के, इस पर सारी अपडेट आपको समय से सबसे पहले मिलती है। और सबसे खासियत इस ग्रुप की ये है कि इसमें केवल डीएलएड के अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, मतलब अन्य कुछ आपको नहीं मिलने वाला है। इसमें आपको यहाँ पर क्लासेज भी मिल जाती हैं और आपको इनकी पीडीएफ भी मिल जाती है, तो इसको आप लोग जरूर ज्वाइन करो। ज्वाइन कैसे करोगे, तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है दे दिया है, यहीं पर आपको ये पीडीएफ भी जो है वो प्रोवाइड करा दी जाएंगी। अब देखिए, ये तो पुरातन कहावत है कि जो चीजें जितनी ज्यादा हमारे लिए लाभदायक होती हैं उतनी ही ज्यादा हानिकारक होती हैं, तो ये चीज लागू होती है आपके विज्ञान पर भी। तो विज्ञान हमारे लिए उपयोगी कैसे है, यातायात संचार के माध्यम में पीछे मैंने बताया, अब ये उपयोगी कैसे नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट, विज्ञान के प्रगति के फलस्वरूप यातायात के क्षेत्र में पेट्रोल डीजल चलित वाहनों के कारण पर्यावरण असंतुलित व प्रदूषित हो रहा है। अब जो चीजें हमें जितनी सहायता देती हैं उन्हीं को ही आप अगर लाओगे तो इनका निगेटिव प्रभाव दिखेगा। तो पीछे मैंने क्या बात करी कि बस, ट्रेन, बाइक के माध्यम से आप लंबी दूरी कम समय में तय कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या पड़ता है, ईंधन पड़ता है। जो ईंधन पड़ता है, जो पेट्रोल और डीजल पड़ता है, तो ये पर्यावरण को क्या करता है, प्रदूषित करता है और असंतुलित जो है वो करता है। इनमें कार्बन मोनोऑक्साइड या अन्य हानिकारक गैसें जो निकलती हैं, ये पर्यावरण को पूरी तरह से प्रदूषित कर देती हैं। दूसरी बात, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से जल तथा मृदा प्रदूषण में वृद्धि हुई है। पहले क्या होता था, गोबर वगैरह खेत में डाला जाता था, लेकिन अब अनेक फास्फेट वगैरह नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का प्रयोग होने लगा है। और ये जो उर्वरक हैं, जो खाद हैं, ये जल के साथ साथ जो मिट्टी है उसको काफी ज्यादा प्रदूषित कर रही है। मतलब उर्वरक के माध्यम से उर्वरता तो बढ़ी है, मतलब जो आपकी फसल है वो तो ज्यादा हो रही है, लेकिन इसका प्रभाव जल और मृदा पर काफी ज्यादा जो है वो पड़ रहा है। मतलब आप दोनों चीजों को अगर रिलेट करके देखोगे ना, आपको अलग एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तीसरे नंबर पर, भूजल के असमयित दोहन, मोटर से भूजल नीचे खिसकता जा रहा है, जिससे कुएं, तालाब व ट्यूबवेल सूख रहे हैं। पहले क्या होता था, आप लोग कुएं से पानी जो है वो निकालते थे, तो जब कुएं से पानी निकालने के लिए पूरा गांव, कुछ कुएं होते थे, काफी ज्यादा समय लगता था, फिर आपने 1 बाल्टी पानी भरी, घर ले गए, तो बहुत समय बर्बाद होता था। उसके बाद आए नल। नल तो ठीक था, लेकिन अब लग गए हैं समरसेबल, आपके घर में लग गया है मोटर। अब क्या होता है, आप टंकी केवल ऑन करते हो और पानी आपका अच्छे से निकलने लगता है। अब आप सुबह अगर ब्रश भी कर रहे हो ना, तो ब्रश में आवश्यकता है 3 से 4 जग पानी की, लेकिन लगता कितना है कि टंकी चल रही है तो चल रही है, बाल्टियों पानी जो है वो लग जाता है। मतलब फायदा विज्ञान का क्या हुआ कि जो हमारी मेहनत थी, कुएं से पानी भरते थे, वो तो भरना नहीं पड़ रहा, लेकिन घाटा क्या हुआ कि इससे जो भूजल स्तर है वो नीचे खिसक रहा है, क्योंकि ट्यूबवेल, कुएं और तालाब जो है वो सूख रहे हैं। अगला पॉइंट है, तीव्र ध्वनि उत्पन्न करने वाले संगीत, लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, जिसको मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। पहले शादियां वगैरह सिंपल हो जाती थी, लेकिन अब आप शादी वगैरह में डीजे पे डांस तो कर रहे हो, लेकिन उसका असर कितना जा रहा है वो आप भी अच्छे से समझ रहे हो। तो जो ज्यादा आवाज वाले आपके लाउड स्पीकर हैं उनसे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है और इसका मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है। अगला है, मानव बस्तियों में कूड़े, कचरे एवं अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था के अभाव में मानव जीवन संकटग्रस्त हो रहा है। अब होता क्या है, अब आपने चिप्स खाए, चिप्स किसमें है, पैकेट बंद है। आपने बिस्किट खाया, पैकेट बंद। आप शक्कर लाए, पैकेट बंद। आटा लाए, पैकेट बंद। चावल लाए, पैकेट बंद। ऑनलाइन खाना मंगाया, पैकेट बंद। मतलब जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी पैकेट बंद है। और वो झिल्लियां जा कहां रही हैं, आप फेंक दे रहे हो, उनका उचित निस्तारण है नहीं, वो डिस्ट्रॉय होती नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है, अपशिष्ट पदार्थों के लिए यहां पर ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रदूषण बढ़ रहा है और मानव जीवन जो है वो संकट में यहां पर पड़ रहा है। तो ये क्या है, विज्ञान के दुरुपयोग हैं। दुरुपयोग हो कहां पर रहा है, जहां पर उपयोग ज्यादा बढ़ा है वहीं पर क्या हो रहा है, दुरुपयोग ज्यादा बढ़ा है। उम्मीद है ये भी आपको बहुत अच्छे से
समझ में आ गया होगा। अगर भाई क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो और एक थैंक यू सबसे पहले आप लोग जरूर लिखो, और पर डे 7 बज के शाम 15 मिनट पर जरूर उपस्थित हो जाया करो। आप लोगों के लिए ही ये क्लासेज आती हैं। अब बात आती है कि इसकी वैज्ञानिक विधियां क्या होती हैं। तो सबसे पहले होती है जिज्ञासा, उसके बाद होती है प्रश्न करना, फिर परिकल्पना, फिर उसका परीक्षण, उसके बाद निरीक्षण, फिर अभिलेखन, उसके बाद विश्लेषण, फिर वर्गीकरण, उसके बाद पुनर्विचार और होता है निष्कर्ष निकालना। अब इसको आप कैसे समझोगे। अब एक जाना पहचाना नाम है, आप सब जानते हो न्यूटन। तो न्यूटन ने क्या देखा था कि एक सेब ऊपर से जो है वो नीचे गिरा था पेड़ से, और उन्होंने पूरे के पूरे खोज जो है वो कर डाली थी। तो सबसे पहले उनके अंदर आई जिज्ञासा। जब सेब उनका नीचे गिरा तो उन्होंने के मन में क्या हुई, जिज्ञासा उत्पन्न हुई। जिज्ञासा को लेकर के उन्होंने अपने से प्रश्न किया कि सेब अगर ऊपर से नीचे गिरा है तो कहीं ना कहीं एक बल जो है वो जरूर कार्य कर रहा है। उसको लेकर के उनके दिमाग में जो सवाल उत्पन्न हुआ वो क्या थी, परिकल्पना। अब उन्होंने उसका परीक्षण किया कि जो सेब गिरा है तो क्या नीचे से कहीं बल लग रहा है या नहीं लग रहा है। परीक्षण के बाद उन्होंने उसका निरीक्षण किया, क्या यह बात सही है या नहीं सही है। उसके बाद उन्होंने उसके बारे में लिखा, मतलब अभिलेखन किया, जो उनका प्रयोग था। उसके बाद उस प्रयोग का इन्होंने विश्लेषण किया। जब विश्लेषण पूरा का पूरा हो गया तो उन्होंने उसके बारे में पूरी की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया, मतलब उसका वर्गीकरण किया। और जब पूरा का पूरा वर्गीकरण हो गया तो उन्होंने पुनर्विचार किया कि जो चीजें हम कर रहे हैं वो पूरी तरह से सही है या नहीं। और अंत में उन्होंने क्या निकाल दिया, निष्कर्ष निकाल दिया, मतलब अपना नियम जो है वो पूरा का पूरा ले आए। तो ये एक पूरी की पूरी साइकिल जो है ये न्यूटन के द्वारा बताई गई थी। ये मैं बस एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं। उम्मीद है अब ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग फिर रिपीट करेंगे। सबसे पहले जिज्ञासा, फिर प्रश्न हुआ, उसके बाद परिकल्पना हुई, फिर परीक्षण हुआ, फिर हमने निरीक्षण किया, उसके बाद अभिलेखन किया। अभिलेखन के बाद क्या हुआ, उसका विश्लेषण किया गया, फिर उसके बारे में मैंने डिटेल से लिखा, वर्गीकरण किया, और फिर पुनर्विचार करके उसको हम डेली लाइफ में ले आए, मतलब उसका पूरा का पूरा हमने निष्कर्ष जो है वो निकाल दिया। अगर इसमें से एक दो स्टेप छूट भी जाते हैं तो घबराने की आवश्यकता इतनी ज्यादा नहीं है। बस आपको क्या करना है, पेपर में कटिंग वटिंग ज्यादा नहीं करनी है। तो वैज्ञानिक विधि के चरण भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब भैया महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोग अच्छे से अपने आप कर लोगे, लेकिन यहां पर एक लैंग्वेज के माध्यम से अच्छे से समझ लो, क्योंकि 2021 में जो आपका पेपर हुआ था उसमें 1 नंबर का ये सवाल जो है वो देखने को मिला था। फिलहाल वहां पर ऑब्जेक्टिव हुआ था, लेकिन फिर भी ये आया था। तो आप अच्छे से देख लो, इस बार इसके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे मानव निर्मित तथा प्राकृतिक वस्तुएं। तो मानव निर्मित क्या, मानव निर्मित मतलब विज्ञान की जो देन है, जो मानव ने बनाई है, और प्राकृतिक वस्तुएं वे जो किसकी है, जो ऊपर वाले की देन है, अर्थात प्रकृति की देन है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मानव निर्मित। तो मानव निर्मित वस्तुएं वहां हैं जिनका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, मनुष्य द्वारा स्वयं अपनी बुद्धि तथा कौशल के द्वारा किया जाता है। अर्थात जिन वस्तुओं का निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है, अर्थात वो विज्ञान की देन है, उन्हें हम मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। जैसे कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का आविष्कार किया गया, किसने किया, कमेंट में बताना। मकान आप बनाते हो, अपने दिमाग से बनाते हो, अलग अलग तरीके के मकान बनते हैं। गाड़ी आपने बनाई, अलग अलग, स्प्लेंडर ले लो, डीलक्स ले लो, बुलेट ले लो, पल्सर ले लो, तो ये क्या है, अलग अलग डिजाइन आप बना रहे हो। तो ये किसकी देन है, ये मानव की देन है। इसी तरह कांच, तो कांच भी क्या है, ये मानव की ही देन है। अगली बात आती है प्राकृतिक वस्तुएं। तो जो वस्तुएं प्रकृति की देन है, अर्थात प्रकृति से प्राप्त होती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक वस्तु कहते हैं। अगर आप धार्मिक लेवल पर बात करोगे तो जो वस्तुएं आपके आराध्य हैं, अर्थात भगवान या आपके अल्लाह के द्वारा प्राप्त हुई हैं, उन्हें हम प्राकृतिक वस्तुएं जो हैं वो कहते हैं। अर्थात जो वस्तुएं ऊपर वाले की देन है, जो वस्तुएं सजीव हैं, जैसे मनुष्य हैं, पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं, जल हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपकी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, जिनका निर्माण मनुष्य जो है वो नहीं कर सकता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। जैसे नदी हुआ, पहाड़ हुआ, जीव जंतु हुआ, पेड़ पौधे हुआ, तो ये सारी की सारी प्राकृतिक वस्तुओं के अंतर्गत आ जाती हैं। सवाल महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने इस टॉपिक में ले लिया था। उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको मैं बता दूं, इस चैनल पर भी आपको सीडीपी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहां से भी आप देख सकते हो, या मेरा आप जो टेलीग्राम ग्रुप का मैंने बताया इसका आप ज्वाइन कर लो, यहाँ पर आपको सारी अपडेट और क्लासेज मिलती रहेंगी। बस 2 आपसे रिक्वेस्ट है, एक तो थैंक यू लिखना मत भूलना, दूसरा वीडियो को लाइक करना, तीसरा चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दो, जिससे मैं आप लोगों पर और ज्यादा जो है वो काम कर सकूं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय।